हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में कवर करेंगे निज़िम एज़ेकिल की पोएम द विजिटर। तो चलिए स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करते। सब पोएम पोइट सबके बारे में बाद में पता करेंगे, पहले हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ओके। 3 times द क्रो हैज़ काउड एट द विंडो, बेलफुल आइज फिक्स्ड ऑन माइन। यहाँ हल्का सा ठहराव आया है, तो यहाँ तक इस लाइन को हम पढ़ेंगे और फिर मीनिंग लेंगे इसका। तो देखिए, एक कोआ है जो विंडो पर बैठा है और उसने 3 बार आवाज करी है, जैसे कोआ साउंड करता है उसकी बात हो रही है कि 3 बार वो कर्कश सी आवाज में बोला, विंग्स स्लाइटली रेज्ड। और उसने क्या किया, उसके जो विंग्स है ना वो थोड़े से उठे हुए थे, यानी स्लाइटली हल्के से उठे हुए थे उसके विंग्स। इन सिनिस्टर पोइज, सिनिस्टर पोइज का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उसने जो पोजीशन ले रखी है, जिस पोजीशन के अंदर वो बैठा है वो सिनिस्टर है। सिनिस्टर का मतलब होता है खतरनाक सी, यानी बहुत ही स्कैरी, डरावनी सी। क्योंकि देखो, कोआ जो होता है उसकी आवाज़ बहुत मेलोडियस सी नहीं होती, कर्कश होती है, और वो बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बहुत जोर से चिल्ला रहा, गुस्से से चिल्ला रहा है, इस तरह से उसकी आवाज़ आती। तो विंडो के ऊपर एक कोआ बैठा था और उसने स्लाइटली अपने पंख जो हैं उठा रखे थे, और उसकी जो पोजीशन थी ना वो सिनिस्टर थी, यानी डरावनी सी थी। बॉडी टेंस, बॉडी जो है, शरीर जो है, ऐसा लगा कि टेंस है। टेंस यानी मतलब टेंशन में, तनाव के अंदर। एंड नेक क्रैंड लाइक नेगिंग वुमेन्स फिलिंग द रूम विद वॉइस एंड प्रेजेंस। और उसकी गर्दन ऐसे झुकी हुई थी कि जैसे कि कोई नेगिंग वुमन होती है ना, झगड़ालू औरत, उस तरीके से। यानी गर्दन ऐसे झुकी हुई थी जैसे कोई झगड़ालू औरत की हो, यानी बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है जो, उस औरत की हो। मतलब पोइट है ये, किसी चीज़ को किसी से भी रिलेट कर सकता है। देखो, फिलिंग द रूम विद वॉइस एंड प्रेजेंस, और उसकी आवाज़ पूरे के पूरे कमरे के अंदर भर गई। यानी विंडो पर एक कोआ आकर बैठा, उसने आवाज़ लगाई, 2-3 बार उसने साउंड किया, और जब उसने साउंड किया तो उसकी पोजीशन बता रहे हैं। अब देखो क्या मतलब है इन लाइंस का, पहले वो मैं आपको समझा देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, अपनी जो मिसकंसेप्शन कह लीजिए, या अपने दिमाग के अंदर जो थॉट आती हैं उनसे रिलेटेड आप बात कर लीजिए, कि जब भी कभी छत के ऊपर कौवा बोलता है तो उसको रिलेट कर लेते हैं किसी चीज़ से, कि भाई कोई ना कोई आने वाला है ना। विजिटर, आपने टॉपिक जो पढ़ा अपना, ये जो पोएम जो पढ़ी आपने, हेडिंग पर ध्यान दिया होगा, द विजिटर है ना। विजिटर तो कोई आने वाला, विजिटर का मतलब आने वाला कोई। तो ये कहना चाहता है कि जब भी कौवा बोलता है हम इस चीज़ को रिलेट कर लेते हैं कि कोई ना कोई आने वाला है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कौवे ने आवाज़ करी, लेकिन उसकी आवाज़ जो थी ना बहुत ज़्यादा कर्कश थी। उसका बॉडी जो लैंग्वेज था, या ये कहिए कि उसका बॉडी जो पोस्चर था, वो भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ना कुछ टेंशन की बात होने वाली है। यानी आवाज़ के अंदर लग रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। ओके, ये एक तरह से हमने क्या किया है, जो पोइट लिख रहे हैं इसको पढ़कर हम भी अनुमान लगा रहे हैं, और पोइट ने भी इसी तरीके से इसको लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई ना कोई ऐसा आएगा जो टेंशन देगा मुझे, क्योंकि कौवा जो है वो कुछ इसी तरीके की आवाज़ कर रहा है। अब पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले सिमली, नेक क्रैंड लाइक अ नैगिंग वुमन। लाइक एंड एज वर्ड यूज करते हुए जब अपन कंपैरिजन करते हैं ना, तो वहाँ सिमली आती है। यानी यहाँ पे कौवा जो है उसके पोस्चर को बताया गया है। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, क्योंकि पोइट पर्सोनिफाई कर रहे हैं क्रो को। यहाँ पे बेलफुल आईज, सिनिस्टर पोइज, ये जो है ह्यूमन लाइक क्वालिटीज हैं। यानी जब बहुत ज्यादा परेशानी में होता है कोई इंसान, तो वो ऐसे बैठता है, ऐसे बेचैन हुआ हुआ सा लग रहा है, मतलब। तो किसी पक्षी के लिए यूज हो रहा है पर्सोनिफाई, आप इसको कह सकते हैं कि पर्सोनिफाई किया है यहाँ पोइट ने। उसके बाद आता है सिंबोलिज्म। द क्रो सर्व्स एज अ पावरफुल सिंबल ट्रेडिशनली एसोसिएट विद द बैड लक, है ना, सिंबलाइज कर रहा है। अब यहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जिस तरह की साउंड वो क्रो कर रहा है, तो पोइट के माइंड में सिर्फ एक ही चीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ गलत होगा, यानी कोई ऐसा आएगा, कोई ऐसा विजिटर आएगा जो मुझे टेंशन देगा, मुझे परेशान करेगा, कोई ना कोई टेंशन लेकर आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। 3 times आई गोट, 3 बार, यानी 3 बार आई गोट द मैसेज, मुझे मैसेज मिला। यानी 3 बार उसने ऐसा किया तो 3 बार मुझे मैसेज मिला। स्लीप वॉकिंग ऑन एयर ऑफ थॉट, मैं कैसे हो गया, यानी मेरे दिमाग के अंदर ना बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगे, मतलब चलते फिरते भी ऐसा लगा कि जैसे मैं नींद में हूँ। विद मडी क्लॉथ्स एंड फ्लोटेड डाउन, नींद में हूँ और जैसे मेरे कपड़े जो है कीचड़ से भरे हुए हैं और मैं कीचड़ में उतर गया, यानी मैं टेंशन में भर गया। जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी ना मुझे टेंशन हो गई।
कंसर्न फॉर ऑल क्रिएटेड थिंग्स, मैं सब चीज़ों के लिए कंसर्न हो गया, जो भी चीज़ें मेरे आसपास हैं उन सब चीज़ों से मैं कंसर्न हो गया कि पता नहीं कि ऐसा मेरी लाइफ के अंदर क्या होने वाला है, कोई आने वाला मुझे क्या टेंशन देने वाला है, सब चीज़ें है ना वो मेरे दिमाग में घूम गई एकदम से। टू कोप विद द विजिटर, टू कोप विद द विजिटर यानी मैंने अब अपने आप को तैयार करने लगा, कोप करने लगा, हैंडल करने, मैनेज करने की कोशिश करने लगा कि कोई विजिटर आएगा और मुझे कैसे उसके साथ मैनेज करना है। हुज टर्म्स वुड कॉम्प्रोमाइज माई ओन, कि मतलब क्या पता क्या कंडीशन वो लेकर आएगा। जैसे मान लीजिए कई बार हो नहीं जाता है कि कोई हमारे यहाँ पर आता है और हमें कुछ ऐसा बता देता है कि जिसकी वजह से हमारे लाइफ के अंदर ना टेंशन आ जाती है। तो इसी तरीके की वो बात करे कि शायद हो सकता है मेरे किसी नॉन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई हो या कुछ और ऐसा हो गया हो जो अच्छा नहीं है मेरे लिए, कुछ ऐसा बताने के लिए कोई विजिटर आने वाला है। क्योंकि ऐसा मैंने अनुमान लगाया कब, जब वो क्रो जो है वो विंडो पर आकर 3 बार ऐसी आवाज में बोला और फिर उसका बैठने का बोलने का जो तरीका था ना उससे मुझे लग रहा था कि टेंशन आने वाली है। चलिए पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। मेटाफर है स्लीप वॉकिंग ऑन द एयर ऑफ थॉट। ये मेटाफर है, डिस्क्राइब कर रहा है स्पीकर की मेंटल डिटैचमेंट को, है ना, कि किस तरीके से वो सारी चीजों को एक ही मिनट में अपने दिमाग में घुमा लेता है कि क्या टेंशन आ सकती है, हो सकता है कुछ ना कुछ तो गलत। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल डे आई वेटेड, पूरा दिन वेट किया। ऑल डे आई वेटेड, पूरे दिन वेट किया। एज बिफिट्स द फोक बिलीफ दैट फॉलोइंग द क्रो अ विजिटर वुड कम, कि इस तरीके से वेट करता रहा वो, जैसे कि मतलब उसको विश्वास था कि अभी क्रो ने बोला है तो कोई ना कोई विजिटर तो आएगा। एन एंजल इन डिस्गाइज, एन एंजल, एंजल का मतलब क्या होता है, एंजल होता है जो फरिश्ता जिसको कहते हैं ना हम, कि शायद फरिश्ते के भेष में आए। परहैप्स और एल्स टेम्पटेशन इन अनलाइकली शेप टू टेस्ट माई प्रोमिसेस ruin माई स्लीप, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा आ जाए जो मुझे किसी तरह का कुछ भी ऐसा प्रलोभन दे, मुझे टेम्प्ट करे, कोई भी ऐसा आ जाए जो शायद मेरी नींद को बर्बाद कर दे, र्यून कर दे, मेरी नींद को बर्बाद कर दे। शायद हो सकता है मेरे प्रोमिसेस को टेस्ट करे, यानी कोई आकर मुझे कोई भी झगड़े की, परेशानी की, टेंशन की कोई बात बताए, तो हो सकता है कि मेरी जो भी मेरी इस समय जो कंडीशन है, यानी मैं शांत बैठा हूँ, शायद हो सकता है मेरी शांति भंग हो जाए। ओके देखिए पोएटिक डिवाइस एल्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि रेफरेंस लिया ना एंजल इन डिस्गाइज। यहाँ एंजल ये होते हैं डिटी, एंजल, गॉड, गॉडेस, ये सब एल्यूजन के अंदर ही आते हैं। जब भी आप रिलीजियस या स्पिरिचुअल किसी चीज को उठाते हैं, देखते हैं, पोएम के अंदर पढ़ते हैं, तो आपने एल्यूजन जो है एक्सप्लेन करना है। जस्टापोजिशन यानी पोइट कंट्रास्ट कर रहा है पोटेंशियल विजिटर एज इधर एन एंजल, की ये हो सकता है कोई अच्छा आ जाए और हो सकता है कोई ऐसा आ जाए जो मुझे टेम्प्ट कर दे, टेम्पटेशन दे दे मुझे किसी तरीके की। ओके अब एंजल है वो भी टेम्प्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसा आ जाए, कोई देवदूत आ जाए ऐसा कि मुझे किसी तरह का कोई प्रलोभन दे दे और मैं गलत चीज़ों में फंस जाऊं मे बी, तो उससे क्या होगा, मेरे आने वाली जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ruin माई स्लीप यानी आने वाली जो मेरी लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरी नींदें हराम हो जाएंगी एक तरह से। तो इसमें मेटाफर भी है ruin माई स्लीप के अंदर। कैसे, देखो ये इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस की बात कर रहा है, नॉट जस्ट फिजिकल रेस्ट। कि हो सकता है कि मैं खाली यही नहीं कि फिजिकली डिस्टर्ब हूँ, मैं मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकता हूँ। क्योंकि नींद कब गायब होती है, नींद जब उड़ती है इंसान की, जब वो मेंटली डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या कर रहा है, पूर्व अनुमान लगा रहा है ना, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है, या ये कहिए कि पहले से ही इस चीज को सोच रहा है अपने दिमाग में कि कोई तो ऐसा आएगा जो मुझे या तो कोई टेंशन देगा या फिर मुझे कोई इतनी बड़ी खुशी देने वाला है कि मतलब मेरा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाने वाला है। इट वॉज नॉट लाइक दैट एट ऑल। अब क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे पता लग गया अब उसको, शायद आ गया कोई। हिज हैंड्स वर एम्प्टी, आया कोई, उसके हाथ खाली थे। हिज नीड ओनली टू किल अ लिटिल टाइम, वो आया सिर्फ मेरे से थोड़ा सा समय मांगने के लिए, शायद मेरे से बातचीत करना चाहता था। यानी कोई आया, जिस विजिटर की बात ये कर रहा है ना, जिस विजिटर के बारे में पहले से ही सोच रहा है, वो विजिटर आया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मुझसे बात करना चाहता था। बिटवीन हिज गुड इंटेंशंस, उसकी इंटेंशंस बहुत अच्छी थी, उसके इरादे बहुत अच्छे थे, एंड माई सिंपैथी द सिगरेट स्मोक वॉज मोर सब्सटेंशियल देन अवर टॉक, कि हम लोग बैठे, हम लोगों ने क्या किया, सिगरेट जो है पी। यानी जब मेल लोग जो होते हैं, जेंट्स लोग जो होते हैं, आपस में बातें करते हैं, चाय पीते हुए करेंगे, स्मोक करते हुए, तो ये बहुत ही यूजुअल सी चीज उसने बताई है कि हम लोग बैठे, आराम से हमने बातचीत करी, और वो सिर्फ इसीलिए आया था कि वो मुझसे बातचीत कर सके। तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। आयरनी कि एंटेस्टेंजा इज स्टीप्ड इन आयरनी बिकॉज आफ्टर द बिल्डअप ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि देखो उम्मीद क्या लगाई थी कि पता नहीं क्या होगा, एंजल आएगा, ये होगा, वो होगा, बट हुआ क्या, कोई नहीं आया। एक ऐसा आया जो सिंपल इंसान था, मुझसे बात करना चाहता था। एंटी क्लाइमैक्स है यहाँ पे, दिस डिवाइस इज इविडेंट इन द वे द स्पीकर्स ग्रैंड एक्सपेक्टेशंस
कुछ थी, रियलिटी कुछ और हुई। तो यहाँ आप एंटी क्लाइमैक्स लिख सकते हैं। इसके बाद मेटाफर जरूर लिखना है आपको, क्योंकि जो फ्रेज है ना, द सिगरेट स्मोक वॉज मोर सब्सटेंशियल देन अवर टॉक, ये मेटाफर है किस चीज की? फॉर द लैक ऑफ डेप्थ इन देयर इंटरेक्शन, कि कुछ गहरी बात नहीं थी। वो लोग बैठे आपस में एक दूसरे के साथ चाय वाय पीना, सिगरेट विगरेट पीना, मतलब इस तरीके की बातें करें, क्योंकि कुछ सीरियस अगर बात होती है तो ये चीजें याद ही नहीं आती। क्लियर? चलिए, आई सी हाउ रॉन्ग आई वॉज, लास्ट स्टेंजा है आपकी इस पोएम का, ध्यान से समझना। आई सी कि मैंने देखा कि कितना गलत था ना मैं, नोट टू फोर सी प्रिसाइजली दिस, प्रिसाइजली दिस यानी बिल्कुल एकदम सटीक रूप से, प्रिसाइजली सटीक रूप से, मतलब मैं इस चीज को समझ ही नहीं पाया। अब होता है हम रिलेट कर लेते हैं काफी चीजों को, कई बार सोच लेते हैं काफी ज्यादा, यानी कुल टोटल अगर आप बात करें ना, तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि लाइफ के अंदर हम बहुत सारी चीजों को सोच कर पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, जबकि इतनी होती नहीं है। हाँ होती हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सोच लेना, थिंक रीथिंक, मतलब ऐसा कर करके उसको ज्यादा ही सोच लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि जो हमारे माइंड में चलता है ना, आउटसाइड द मिरेकल्स ऑफ माइंड द फिगर इन द कॉर्पेट ब्लेजिंग, कि मन के अंदर कुछ और चल रहा होता है, लेकिन हमारे एक्चुअलिटी के अंदर कुछ और होता है। और ये चीजें क्या होती है? एब फ्लो ऑफ सेक्स एंड सीजन्स हमारे माइंड के अंदर आती रहते हैं। सीजन के उतार चढ़ाव जैसे होते हैं, लाइफ के अंदर उसी तरीके से होता है। जिस तरीके से हमारी जो लाइफ है उसके अंदर चेंज आते रहते हैं, हमारी एक तरह से ये कहिए कि हमारी जो एज है उसके अंदर जैसे जैसे चेंज आता रहता है, जैसे जैसे सीजन के अंदर चेंज आता रहता है, वैसे लाइफ में भी चेंज आता रहता है। तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं काफ़ी कुछ अपने माइंड में सोचकर, कि कुछ, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया कि अपन जैसे ही घर से निकले, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, माइंड के अंदर एकदम से कंसेप्शन आ गया, क्योंकि अपने पहले से बड़े बूढ़ों से सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काटती है तो अशुभ होता है कुछ ना कुछ। तो कुछ हो चाहे नहीं हो, वो बेचारी जानवर थी, वो भी तो उसी रास्ते से गुजरेगी ना, उसको थोड़ी ना पता है कि इंसान आ रहा है तो मुझे आगे से नहीं निकलना है, वो भी वहीं से निकलेगी। बट हम क्या सोच लेते हैं कि बिल्ली निकल गई सामने से, अब तो कुछ ना कुछ गलत होगा। तो इस तरह की जो थिंकिंग है ना, वो कई बार हमारे को पहले से टेंशन में डाल देती है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। द ऑर्डिनरीज ऑफ मोस्ट इवेंट्स, यानी ज्यादातर जो चीजें हैं ना, वो मतलब साधारण तरीके से होती है, लेकिन हम सोच लेते हैं काफी गहरे। तो चलिए इसकी पोएटिक डिवाइस और देख लेते हैं। एल्यूजन है फिगर इन द कारपेट ब्लेजिंग, ये एल्यूड कर रहा है हेनरी जेम्स के नॉवल को, फिगर इन द कारपेट। यहाँ पे एक्चुअली कुछ हिडन मीनिंग जो है सर्च आउट करना चाहता है यहाँ पे, तो उसमें से एग्जाम्पल लिया है। मेटाफर है मिरेकल ऑफ माइंड, है ना, मिरेकल्स ऑफ माइंड, मेटाफर फॉर इमेजिनेटिव एंड ग्रैंड एक्सपेक्टेशन, कुछ बड़ा सोच रहा था वो, तो हियर इज मेटाफर। अब हम पोएम के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। हमने पहले पोएम के बारे में डिस्कस नहीं करा, पहले पोएम को पढ़ा है, अब हमने पोएम को पढ़ लिया तो अब हम उसके बारे में जान लेते हैं, फिर पोइट के बारे में जानेंगे। ओके ना, तो स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ये हमारा। उसके बाद समराइज भी करेंगे पोएम को। ओके, तो ऑथर आप जानते ही हैं। फॉर्म पर आते हैं अपन डायरेक्ट। फॉर्म क्या है देखिए, द विजिटर इज क्राफ्टेड इन फ्री वर्स, आपने देख ही लिया होगा, एकदम फ्री वर्स में है। मीनिंग इट डज नॉट अडहा टू अ फिक्स्ड राइम स्कीम और मीटर। फ्री वर्स है, इसका मतलब आप जान ही लीजिए कि कोई फिक्स्ड राइम स्कीम या मीटर नहीं है। सेटिंग क्या है? सेटिंग ऑफ द पोएम इज लार्जली इंटरनल, मतलब आप ये समझेंगे कि एक रूम के अंदर पोइट बैठा है या स्पीकर बैठा है और उसी रूम की विंडो पर एक क्रो आकर बैठ गया। तो सेटिंग जो है वो एकदम अंदर की है, कमरे की है, दिमाग की है, जो दिमाग के अंदर सोच चल रही है वो है। थीम क्या है? द प्राइमरी थीम ऑफ द विजिटर इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। आपने देखा होगा कि उम्मीदें कुछ और ही लगा रहा था और रियलिटी के अंदर कुछ और ही आ गया, तो ये थीम है। मैसेज सेम रिलेटेड टू इट, सेम है। द कोर मैसेज ऑफ द विजिटर इज द लाइफ इज प्राइमरी मेड अप ऑफ ऑर्डिनरी। बिल्कुल ऑर्डिनरी होती है जिंदगी वैसे, लेकिन हम सोच सोच के एक्सपेक्टेशंस लगा के उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं बहुत बार। तो दैट इज द मैसेज। अब जानते हैं हमारे पोइट के बारे में। तो सबसे पहले लाइफ स्पैन देख लीजिए, 1924 टू 2004 इनका लाइफ स्पैन रहा है। ये मुंबई में जन्मे थे, इंडिया। ओके, ही डिड हिज बैचलर ऑफ आर्ट्स लिटरेचर फ्रॉम विल्सन कॉलेज, बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 1947 एंड स्टडीड फिलोसफी। लंदन में जाके फिलोसफी इन्होंने पढ़ा है। एक फंडामेंटल फिगर के रूप में रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री। अगर इंडिया की लिटरेरी हिस्ट्री की बात की जाए तो एक फंडामेंटल फिगर के रूप में निकल कर आए हैं, स्पेशली फॉर इंडियन पोइट्री, और इंडियन पोइट्री के लिए स्पेशली, मतलब इंडियन पोइट्री ऐसी जो इंग्लिश में लिखी गई है। ओके, इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1983 के अंदर, और मिला किसके लिए ये याद रखना, लेटर डे। ओके, अच्छे से याद रखेंगे 1983 की डेट। ये तो था साहित्य अकेडमी अवार्ड,
अब एक अवार्ड और है जो इन्हें मिला, दैट इज पद्मश्री, ये 1988 में मिला है। तो ये दो चीजें, दो डेट जो है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत बड़े अवार्ड होते हैं। क्लियर? चलिए अब अपन समराइज कर लें एक बार इस पोएम को पूरा अच्छे तरीके से। ये जो पोएम है ना, द विजिटर, 1976 के अंदर हमारे सामने आई है, कलेक्शन हाइड्स इन डार्कनेस, विच इज नोन फॉर इट्स डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन। डीप एक्सप्लोरेशन आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में भी आया होगा। इनके जो थीम्स है, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमन कनेक्शन वगैरह से रिलेट होते हैं पोइट के। तो पोएम शुरू होती है, पोएम कैसे शुरू होती है कि स्पीकर ऑब्जर्व कर रहा है, एक क्रो आया, विंडो पर बैठा और बोल रहा है। थ्रू आउट द डे, पूरा दिन सोचता रहता है स्पीकर, वेट करता रहता है, स्पेकुलेशन करता रहता है कि कोई आएगा, अटकलें लगाता रहता है मतलब। व्हेन द विजिटर फाइनली अराइव्स, जब विजिटर फाइनली आ जाता है तो सिंपली वो लोग बात करते हैं बस, खाली ये चीज़ है। फिर उसके बाद इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल शैलो है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है कि कोई सीरियस मैटर के ऊपर बात करने के लिए आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी की हमें समझ होती है यहाँ पे, कि अनुमान कुछ और लगाई जा रहा था, मतलब सोचा कुछ और जा रहा था कि ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन हकीकत कुछ और हो जाती है। इन द एंड लास्ट में क्या होता है, स्पीकर कम्स टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट इवेंट इन लाइफ आर ऑर्डिनरी। लास्ट में ये कंक्लूजन निकालता है कि ज्यादातर हमारे जीवन के अंदर जो इवेंट्स होते हैं ना, ऑर्डिनरी होते हैं, असाइड फ्रॉम द रेयर मिरेकल्स ऑफ माइंड। माइंड के अंदर लेकिन मिरेकल चलते रहते हैं, दिमाग के अंदर ये चलता रहता है और पता नहीं क्या हो जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी पोएम। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या है, आपको बेनिफिट हुआ तो साथ वाले को भी तो देखो होना चाहिए ना। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए। ऑल पर सेट करेंगे ना तो जैसे ही अपलोड होगा वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।